नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत। अधिगम के टॉपिक में अभी तक जो पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अधिगम को समझने की अगली श्रृंखला में निम्न बिंदु आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिगम के सिद्धांत जो पढ़ने जा रहे हैं उन सिद्धांतों को समझने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज जो बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं वह बिंदु मानव संसाधन मंत्रालय की जो पुस्तक है लक्की आहूजा की, उससे उठाए गए बिंदु हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी 12th और 11th और आरबीएससी की किताब से संबंधित बिंदु यहाँ पर अपन ले रहे हैं। तो ऐसा मैटर है जो परीक्षा में पूछा जाता है और अधिकांश गाइडों में कम मिलता है, तो उसकी बात यहाँ तक पर अपन करेंगे। अभी तक जो अधिगम में अपने द्वारा पढ़ा गया, पहले उसका दौरान करते हैं 2 मिनट, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। टॉपिक चल रहा था अपने कौन से साथियों? अधिगम। अब अधिगम में अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? सामने देखिए आप लोग, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अधिगम के का अर्थ। यानी अभी तक अपने द्वारा अधिगम के अर्थ को पढ़ चुका है जो इससे पहले की क्लास थी। अब अधिगम का अर्थ क्या है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। कैसा? वांछित या अपेक्षित। और कैसा? स्थायी। किसके द्वारा? क्रिया, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा। यह अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अधिगम है या नहीं है। क्या है? अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन। क्या नहीं है? अधिगम में थकान, बीमारी, मूल प्रवृत्ति और परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। फिर इसके आगे पढ़ा था अपन ने अधिगम की परिभाषाएं निम्नानुसार, विद्वानों के अनुसार। परिभाषाओं के बाद में पढ़ा था अपन ने अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान ने अपन पढ़ा था कि अधिगम जो है, इस अधिगम में व्यक्ति अभिप्रेरणा प्रेरित होकर बहुत सारी विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। तो उसके सामने बाधा आती है, इनमें से एक अनुक्रिया से बाधा को पार कर लेता है, जिससे उसको पुनर्बल मिलता है और फिर इन सही अनुक्रियाओं का संगठन करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इसको मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद में अधिगम की विशेषताओं की बात की थी अपन ने, जिसमें पढ़ा था कि अधिगम जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, इससे परिवर्तन होता है, सभी जगह पर होता है, तो सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का है, उद्देश्यपूर्ण होता है, सक्रिय और रचनात्मक है, यह विवेकपूर्ण है, उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है, और ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों प्रकार की होती है। ये अपने हो चुका था। इसके आगे अपन ने बात करेंगे, आज वाली जो क्लास है इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपनी बात होगी। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न आता है, और प्रश्न कैसा आएगा इसको भी समझेंगे और कारकों को भी मैं एक बार आपको स्पष्ट करता हूँ। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारक और एक कौन सा? वातावरणीय कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे पहला आता है बुद्धि, अर्थात जिसमें बुद्धि ज्यादा होती है उसमें अधिगम जल्दी होता है, जल्दी वो सीखता है। और जिसमें थोड़ी बुद्धि की मात्रा कम होती है उसको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः सीखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बुद्धि की। दूसरा कारक होता है प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा, अर्थात कोई भी कार्य आप जब करते हो और आपको अंदर से जो अभिप्रेरणा मिलती है वो कार्य की स्पीड को बढ़ा देती है। या फिर कह सकते हो कि बाह्य अभिप्रेरणा भी बहुत सी बार कार्य को सीखने में अपनी मदद करती है। और यहाँ तक कह दिया गया स्किनर के द्वारा, तो स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का क्या कहलाती है? स्वर्ण पथ, या फिर इसको सीखने का राजपथ कहा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है तो किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है। अभिप्रेरणा क्या होती है इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। व्हाट्सएप और अन्य वीडियो में आपने देखा होगा कि एक हाथी को ट्रक पर चढ़ाया जा रहा था। ट्रक के ऊपर हाथी कोशिश कर रहा था लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन हाथी का जो महावत था, तो चलाने वाला, वो हाथी के पास आया और उसने उसके जरा सा हाथ लगाया तो वह अभिप्रेरित हुआ कि मेरा मालिक मेरे पीछे खड़ा है
और मैं आसानी से चढ़ जाऊंगा, और वो आसानी से उसके ऊपर चढ़ गया, उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। अर्थात अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होती है, कार्य को जारी रखने के लिए उत्तरदायी होती है, और उसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण अगर कारक होता है तो क्या होती है? अभिप्रेरणा। इसीलिए आपको ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए जो सकारात्मक सोच वाले हो और आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो। तीसरा है रुचि और रुझान। अर्थात जिस क्षेत्र में अपनी रुचि होती है, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में रुचि होती है, उसकी तरफ अपना झुकाव होता है और उसको अपने आप ही सीख लेते हैं। जैसे आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको पढ़ने की बार बार इच्छा होती है और उसको खुद ही आप पढ़ लेते हो, तो वो क्या कहलाता है? रुचि और रुझान। एक अध्यापक को बालकों को पढ़ाने से पहले उनमें रुचि जागृत करना चाहिए, क्योंकि रुचि जागृत करने से बालक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। रुचि जागृत करना चाहिए, साथ ही साथ बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित भी करना चाहिए। तीसरा, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है अध्यापक का विषय पर अधिकार। अर्थात जो पढ़ाने वाला अध्यापक है, जो वो पढ़ा रहा है, उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अर्थात उसके पास पढ़ाने के लिए मैटर होना चाहिए। मैटर से ही काम नहीं चलेगा। आप अध्यापक को पढ़ाने का मेथड भी होना चाहिए। अर्थात अध्यापक की संप्रेषण योग्यता को भी इसमें शामिल किया जाता है। मैटर और मेथड दोनों उसके पास होना चाहिए। आपने एक बार सीख लिया प्रेरणा, रुचि, रुझान और इन सब के द्वारा, लेकिन सीखे हुए ज्ञान को सेव एज करने के लिए या फिर स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में सेट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अभ्यास की। क्योंकि विद्या अभ्यास के ऊपर आधारित होती है। जितना अभ्यास करोगे अधिगम उतना ही स्थायी रूप से आपके दिमाग में स्टोर होगा। अधिगम का अर्थ पढ़ा था अपन ने। अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला वांछित स्थायी परिवर्तन। और वांछित स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा होगा? अभ्यास के द्वारा ही वो होगा। पुनर्बलन, अर्थात पुनर्बलन सीखने की स्पीड को बढ़ा देता है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों ही पुनर्बलन में क्रिया, सीखने की क्रिया में वृद्धि होती है। अगला है परिणाम का ज्ञान। अर्थात आप तैयारी कर रहे हो, भी पहले भी आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन सब्जेक्ट तो सही तरीके से नहीं पढ़ते अपन, क्योंकि अपने परिणाम का ज्ञान दिमाग में होता नहीं। अभी आपको नौकरी लगनी है, इसलिए आप क्या पढ़ रहे हो? वहां पर इसको पढ़ रहे हो। देखो, यहां पर पढ़ा अपन ने पहला कारक बुद्धि, दूसरा प्रेरणा, तीसरा रुचि एवं रुझान, और चौथा पढ़ा अध्यापक का विषय पर अधिकार, पांचवा अध्यापक की संप्रेषण योग्यता, छठा अभ्यास, पुनर्बलन और परिणाम का ज्ञान। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, उसका आंसर आप देना। आपको किस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं? जिसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक अध्यापक आरपीएससी में फर्स्ट रैंक लेकर कहीं पद स्थापित होता है, लेकिन फिर भी उसकी क्लास में बच्चे रुचि लेकर नहीं पढ़ते, उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन आपको यहां से यहां तक मिले, ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट रैंक से पास हुआ है, इसका मतलब है विषय पर अधिकार तो है, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आ रहा। जो नॉलेज उसके अंदर है दिमाग में, उसको बच्चों तक डिलीवर्ड करना नहीं आ रहा, तो उसमें आंसर क्या होगा? अध्यापक की संप्रेषण योग्यता। या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन 1-2 साल बाद वह अपनी पोजीशन को बनाए नहीं रखता, क्या कारण हो सकता है? यहाँ तक के ऑप्शन मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा? अभ्यास। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अगला दे रखा है, देखो, वातावरणीय कारक। और वातावरणीय कारक में पहला कारक आपके दे रखा है शुद्ध हवा एवं प्रकाश। अर्थात शुद्ध हवा एवं प्रकाश व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उत्तम बनाता है, वहाँ पर अधिगम अधिक होता है। यही कारण है कि विद्यालय में जो कमरे बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल में जो कमरे बनाए जाते हैं, वहाँ पर हवा और प्रकाश की व्यवस्था रखनी पड़ती है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जल्दी सीखोगे, और स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो आपका अधिगम में समस्या होगी। परिपक्वता, जिसको कहते हैं मेच्योरिटी। देखो, परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अधिगम नहीं है, लेकिन
परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे? जैसे आपने मनोविज्ञान को बीएड या एसटीसी के समय पढ़ा, लेकिन आपको इतनी समझ में नहीं आई क्योंकि आप में उस समय मैच्योरिटी नहीं थी। अब आप में परिपक्वता आ जाने के कारण वो आसानी से आपके समझ में आ रही है। या फिर बात करें अपन अदर सब्जेक्ट की, आप आरटी में पढ़ते थे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट कम समझ में आते थे क्योंकि उम्र कम थी और मैच्योरिटी कम थी। लेकिन जैसे ही अब आप इस अवस्था में पहुंचे तो आप में परिपक्वता आ जाने के कारण उसको आप अपने आप ही समझ लेते हो। तो ये परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। पारिवारिक माहौल, समाज का माहौल, विद्यालय का माहौल और पड़ोसियों का माहौल, वो सारा का सारा जो वातावरण है वो अधिगम में को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात अपने यहाँ पर हुई। अगला बिंदु बात करेंगे अपन किसकी? अधिगम के अनुक्षेत्र। अनुक्षेत्र बहुत सी किताबों में अधिगम के प्रकार भी लिखा जाता है इनको। तो अधिगम के अनुक्षेत्र या अधिगम के प्रकार क्या होते हैं इसको समझ लेना। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, इनको अधिगम के अनुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो अधिगम का अनुक्षेत्र क्या है, इसकी बात यहाँ पर अपन करें, इसको आप समझने की कोशिश करना। बात कर रहे हैं अधिगम के अनुक्षेत्र। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। कैसे आप सीख रहे हो उसी को अधिगम के अनुक्षेत्र कहेंगे। जैसे ये बालक है सीखने वाला, और ये बालक जो सीखेगा तो निम्नानुसार ये सीखता है। जैसे इस बालक के मस्तिष्क को क्या प्राप्त हुई? सूचना। मस्तिष्क को जो सूचना प्राप्त हुई वो सूचना किससे प्राप्त होगी? ज्ञानेंद्रियों से। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क तक क्या पहुंचाती है? सूचना पहुंचाती है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाली इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो सूचना जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संवेदना। तो संवेदना से प्राप्त, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? संवेदना। ये मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है और मस्तिष्क में इन सूचनाओं के माध्यम से जो क्रियाएं होती है उस क्रियाओं में किसको शामिल करेंगे अपन? उस क्रियाओं में शामिल करेंगे तर्क, उसी में शामिल करेंगे स्मरण, उसी में शामिल करेंगे तर्क, स्मरण, चिंतन, उसी में आ जाएगा तर्क, स्मरण, चिंतन, कल्पना आदि के माध्यम से। तर्क, स्मरण, चिंतन, कल्पना आदि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को कहा जाता है संज्ञान, और उसी से बनाया है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इस संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का संबंध किससे हुआ? मस्तिष्क से हुआ। अर्थात मस्तिष्क में संज्ञानात्मक क्रियाओं के माध्यम से जो सीखने की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। और इसी संज्ञानात्मक क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? मानसिक रूप से सीखना। अर्थात कौन सी क्रियाएं कहेंगे? मानसिक क्रिया के नाम से इसको जाना जाएगा। अब देखो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने सूचना पहुंचाई कहां तक? मस्तिष्क तक। तर्क, स्मरण, चिंतन, कल्पना आदि के माध्यम से आपने किसी कॉन्सेप्ट का निर्माण किया अपने मस्तिष्क में, और यह मस्तिष्क में यह कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ जो मानसिक क्रिया है। इस मानसिक क्रिया के आधार पर आपका यह शरीर जो है नीचे वाला वह कार्य करेगा, तो उसे कौन सा अनुक्षेत्र बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा क्रियात्मक अनुक्षेत्र। तो पहला अनुक्षेत्र तो कौन सा हो गया? संज्ञानात्मक। दूसरा अनुक्षेत्र कौन सा हो गया? क्रियात्मक। अब जैसे आपने समझा मस्तिष्क के माध्यम से, और मस्तिष्क के माध्यम से समझने के बाद में फिर शरीर से कहा कि लिखो, अर्थात क्रियात्मक क्षेत्र में क्या आ गया? लिखना। अब लिखोगे तो तभी तब आप को समझ में आएगा यहाँ मस्तिष्क में। तो समझना तो संज्ञानात्मक, और उसको शरीर के माध्यम से लिखना क्या हो गया? यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? क्रियात्मक। इसी में आ जाएगा कौन सा? दौड़ना। इसी में आ जाएगा कौन सा? नाचना, नृत्य करना। यानी आपकी जो बॉडी क्रिया कर रही है वो क्रियात्मक क्षेत्र कहलाएगा। और क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध किससे होगा? देखो इसका जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध तो किससे था? मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों से था। और क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध मस्तिष्क से तो है ही सही, अर्थात मस्तिष्क से है तो मनो, और शरीर से है तो कौन सा आ जाएगा? शारीरिक। अर्थात क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध किससे होता है?
मनोशारीरिक क्षेत्र से माना जाता है। मनोशारीरिक क्षेत्र से किसका संबंध माना जाएगा? क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध माना जाता है। तो यहां पर आपके दो क्षेत्र हो गए, एक तो कौन सा? संज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा? क्रियात्मक। अब देखो, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक के अलावा तीसरा क्षेत्र होता है, वो होता है भावात्मक। यहाँ पर होता है अपना हृदय। हृदय से क्या निकलती है? भावनाएं। और ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं के माध्यम से आप जो करते हो, क्रिया समझते हो, वो भावनात्मक क्षेत्र हो जाता है। कौन सा हो गया? भावनात्मक अनुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें है क्रोध, प्रेम आदि को माना जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से आप शिक्षा मनोविज्ञान या फिर अधिगम के अनुक्षेत्र को समझा। अब देखो, ये जो अनुक्षेत्र समझे अपन ने, इनको यहाँ पर अपन सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अपन ने किसके माध्यम से समझे थे? इस चित्र के माध्यम से समझे थे। अर्थात यहाँ पर कार्य किया तो संज्ञानात्मक, इसी को इस शरीर ने किया तो क्रियात्मक, यहाँ से हुआ तो भावनात्मक। इसको देखिए आप, अधिगम के प्रकार यहाँ पर आ गए। अपन बात कर रहे हैं अधिगम के अनुक्षेत्र की। तो पहला कौन सा? संज्ञानात्मक। दूसरा कौन सा? क्रियात्मक। तीसरा कौन सा? भावात्मक। अब देखो, संज्ञानात्मक में कौन सी क्रियाएं आएगी? चिंतन, कल्पना, तर्कना, वर्णन, व्याख्या, स्मरण, सामान्यकरण, निर्णय, निर्माण, समस्या समाधान आदि के माध्यम से संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहलाएगा। ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क की भूमिका होती है, जो अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले। ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क की क्या होती है? भूमिका होती है। ये सारी ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां क्या पहुंचा रही है? सूचना। किसके माध्यम से? संवेदना, जिसको प्रथम सीढ़ी कहते हैं। इनके इसमें क्या होता है? यहाँ पर योगदान होता है। और विशेष रूप से ये क्रियाएं यहाँ की जाती है। क्रियात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है? देखो, चलना, दौड़ना, कूदना, नाचना, गाना, लिखना, खाना, पीना आदि के माध्यम से जो मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। देखो, दो शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर, मनोशारीरिक, मानसिक और शारीरिक में। तो ये क्रियात्मक तथा मनोशारीरिक परिवर्तन में से संबंधित होता है। तीसरा अनुक्षेत्र कौन सा है? देखो, भावात्मक। दुख, सुख की अभिव्यक्ति, क्रोध करना, डरना, प्रेम करना, गणना, अर्थात भावनाओं को व्यवहार में परिवर्तित करना कौन सा क्षेत्र होता है? भावात्मक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, अधिगम के कितने अनुक्षेत्र हुए? 3। कौन कौन से? पहला कौन सा? ज्ञानात्मक। इस मस्तिष्क में यहां पर कार्य किया जा रहा हो तो ज्ञानात्मक। कार्य कब होगा? जब सूचनाएं अंदर जाएगी। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। उन सूचनाओं पर कार्य किस आधार पर होगा? इन सब आधार पर होगा। तो इसका तो संबंध ज्ञानेंद्रिय और मस्तिष्क से। इसकी जो सूचना है उसके आधार पर यह बॉडी काम करे, यूं आए काम करने का तरीका, यूं। तो कौन सा? क्रियात्मक। इसमें ये सारी क्रियाएं। और फिर कौन सा? भावात्मक। लीजिए साहब इसका स्क्रीनशॉट। यहां पर अभी बात कर रहे थे अपन अधिगम के अनुक्षेत्र की। और अधिगम के अनुक्षेत्र में आपने 3 बिंदु पढ़े। अभी तक परीक्षाओं में प्रश्न कम बना है, तो बनने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों रे? परीक्षाओं में प्रश्न 3 प्रकार के आते हैं, जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। जो पूछे गए हैं उनको घुमा के पूछते हैं और एक सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो अपने दिक्कत उस प्रश्न से होती है जो अभी तक अपने संज्ञान में नहीं है, उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो आपने मैटर पढ़ा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कुछ ही समय में आपको सारे नोट्स इसी पर प्राप्त हो जाएंगे और उसमें आप आराम से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। तो अगला बिंदु अपन स्टार्ट करेंगे अधिगम के प्रकार। किसके अनुसार? आशुबेल के अनुसार। आशुबेल के अनुसार जो अधिगम के प्रकार हैं वो 4 प्रकार बताए। पहला कौन सा? अभिग्रहण करके सीखना, अर्थात देखकर सीखना। दूसरा, अन्वेषण के द्वारा सीखना, अर्थात खोज करके सीखना। बालक खोज करते हुए सीखता है तो अन्वेषण। रटकर सीखना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी सब्जेक्ट को कैसे सीखते हैं? रटकर सीख लेते हैं। और अर्थपूर्ण समझकर सीखना। तो आशुबेल के अनुसार कितनी प्रकार? 4। पहला कौन सा? अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। और सामान्य भाषा में बात की जाए
तो अधिगम दो प्रकार का होता है, एक तो औपचारिक अधिगम और एक अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक क्या होता है? जिसमें समस्त औपचारिकताएं पूरी की जाती हो, अर्थात जहां पर परिस्थिति और उद्देश्य दोनों निश्चित हो, वहां का जो अधिगम होगा वो कौन सा होगा? औपचारिक। कक्षा कक्ष में, विद्यालय में, क्लास में जो अधिगम होता है वो कौन सा होता है? औपचारिक। अनौपचारिक अधिगम का मतलब है कहीं से भी सीख लो आप, घर से, परिवार से, मित्र से, सड़क पर, तो वह जो अधिगम होता है वो कौन सा हो जाता है? अनौपचारिक। यानी कहीं से भी किसी से भी सीखना, जैसे घर, परिवार, पड़ोस, मित्र। अब ये दोनों प्रकार के जो यहाँ अधिगम लिखे अपन ने, इनमें अंतर किया जाता है किसके आधार पर? एक तो परिस्थिति और एक उद्देश्य, उन दोनों के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। तो देखो, औपचारिक जो अधिगम है इसमें परिस्थिति भी निश्चित होती है तो उद्देश्य भी निश्चित होता है। अनौपचारिक अधिगम में न तो परिस्थिति निश्चित होती है और न ही उद्देश्य निश्चित होता है। किसी से भी आप क्या कर सकते हो? ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ पर बात हुई अपने अधिगम के प्रकार की। सामान्य प्रकार जो है उसकी बात करते हैं, यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक अपन ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के अनुक्षेत्र और अधिगम के प्रकार आशुबेल के अनुसार पढ़े। अगला जो बिंदु है अपने वो है अधिगम की विधियां। देखो यहां लिखा हुआ है अविराम, अर्थात लगातार पढ़ना। अविराम, बिना रुके पढ़ना या बिना रुके पढ़ाना। विराम को सविराम भी लिख सकते हैं, जिसमें रुक रुक कर पढ़ाया जाता है। और मान लीजिए बहुत से जो कोचिंग होते हैं वहाँ पर कोर्स पूरा कराना होता है, 4-4, 5-5 घंटे एक साथ ही पढ़ाते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? अविराम। आराम से पढ़ रहे हैं तो कौन सा हो गया? सविराम। ये बड़े बालकों के लिए उपयुक्त है लेकिन छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। कोर्स करवाने में आसानी है लेकिन इसमें समझ में कम आता है। इसमें कोर्स धीमी गति से होता है लेकिन ये समझ में ज़्यादा आती है। तो विराम रुक रुक कर, अविराम लगातार। इनकी तरह होती है पूर्ण विधि और अंश विधि। पूरे ही टॉपिक को एक बार में ही समझाना पूर्ण विधि, और टुकड़ों में समझाना अंश विधि। सेम उसके समान होती है। इधर देखिए, यहां लिखा हुआ है साभिप्राय और प्रासंगिक। साभिप्राय का मतलब होता है निश्चित उद्देश्य एवं इच्छा से सीखना, और प्रासंगिक अपने आप ही सीखना, किसी प्रसंग से सीखना। तो अधिगम की विधियां कितनी? 3। कौन कौन सी? देखो, अविराम, विराम, पूर्ण, हंस, साभिप्राय और प्रासंगिक। अब अन्य जो विधियां हैं जो नॉर्मल बहुत सी किताबों में लिखी हुई मिलेगी आपको, उनको देखते हैं। यहाँ पर करके सीखना, किसी काम को खुद करके सीखें। निरीक्षण करके सीखना, किसी को करते हुए देखकर सीखना, अर्थात ऑब्जर्वेशन लर्निंग। परीक्षण करके सीखना, प्रयोग करते हुए सीखना, कौन सा? लर्निंग बाय टेस्टिंग। सामूहिक विधि से सीखना, अर्थात ग्रुप लर्निंग। मिश्रित विधि द्वारा सीखना, यह विधियां क्या हो जाती है? अन्य विधियों के अंतर्गत आती है। जैसे मान लो किसी होटल में खाना खाया आपने और वहाँ का कोई व्यंजन आपको बहुत अच्छा लगा, आप घर पे आए और आपने उस व्यंजन को बनाने की कोशिश की। आप किस विधि से सीखे? करके सीखना। आप कहीं शादी में गए और शादी में देखा आपने कि किसी ने बहुत शानदार ड्रेस पहन रखी है, और उसी प्रकार की ड्रेस आप खरीद कर पहनते हो या फिर बनाकर पहनते हो, या उसको कोई जो डांस कर रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगा और उस डांस को आपने कॉपी कर लिया और आप भी वही डांस करते हो, तो उसे क्या कहेंगे? निरीक्षण करके सीखना। परीक्षण में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई? अपने अधिगम की विधियों की यहाँ पर बात हुई। अगला बिंदु है अपने अधिगम के सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आता है कि अधिगम के सिद्धांतों को कितने पार्ट में बांटा जाता है और वह किस प्रकार से निकल कर आते हैं, उसकी बात यहाँ पर अपन करेंगे। तो देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, इन अधिगम के सिद्धांत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शब्द कौन सा लिखा है? व्यवहारवादी सिद्धांत। अर्थात व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य क्या करेंगे? संबंध करेंगे, स्थापित करेंगे।
तो वो कौन से सिद्धांत कहलाएंगे? व्यवहारवादी। अब यहां पर एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुल्स, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु जो अपने को क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहेंगे? अपन उद्दीपक कहेंगे। और इस उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है उसको क्या कहेंगे? अनुक्रिया कहेंगे। उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं? उद्दीपक 2 प्रकार के होते हैं। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक आरेख समझाता हूं। उस आरेख से ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आएगी कि उद्दीपक क्या होता है। देखो, प्रेरक, प्रेरक का मतलब क्या होता है? मोटिव, अर्थात अपने को अभिप्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति, स्थान आदि। इस प्रेरक से प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है? क्रिया करता है, जिसे अपन रेस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। मान लो कोई व्यक्ति नौकरी लग गया और नौकरी लगकर, उसको नौकरी लगते हुए देखकर आपको भी नौकरी लगने के लिए तैयारी करने की इच्छा जागृत हुई, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या हुआ? प्रेरक। प्रेरक से प्रेरित होकर क्या की जाती है? क्रिया। और क्रिया करने से पहले कोई प्रलोभन दिया जाए या कोई चीज आपको आकर्षित करे, तो क्रिया करने से पहले अगर कोई प्रस्तुत की जाए चीज, तो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, जैसे स्टिमुल्स कहते हैं। क्रिया करने के बाद का जो उद्दीपन है उसे क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। तो यहां पर उद्दीपन की बात समझा रहा था मैं आपको। इस उद्दीपन के प्रति व्यवहारवादी क्या करवाते हैं? क्रिया करवाते हैं। उद्दीपन अर्थात अपने को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो। जैसे मान लो, मैं उदाहरण देता हूं, कोई बालक है, वो बालक विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने से पहले उस बच्चे को टॉफी दी जाती है कि अगर तू विद्यालय जाएगा तो ये टॉफी तेरे को मिलेगी घर पे आते हैं। तो वो टॉफी उसके लिए किसका काम कर रही है? उद्दीपक का। लेकिन बच्चा विद्यालय जाता है तो उसको पहले कुछ नहीं बताया जाता, और वो विद्यालय से जब घर आता है वापिस, तो उससे कहा जाता है कि अरे यार, तो विद्यालय हो क्या है, ये टॉफी तेरे लिए। तो वह क्या कहलाएगा? पुनर्बलन। व्यवहारवादी पुनर्बलन और उद्दीपन दोनों की बात करते हैं। उद्दीपन 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा? स्वाभाविक, जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, जिसे कहा जाता है अनकंडीशनल। एक होता है अस्वाभाविक, जिसमें क्या होती हो? कंडीशनल होती हो। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, ये जो स्वाभाविक उद्दीपक है ना, इसके प्रति जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया। और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अनुक्रिया। समझना, क्रिया किससे प्रेरित होकर होती है? प्रेरक से। क्रिया से पहले का जो लाभ है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया। और स्वाभाविक उद्दीपक और क्रिया के मध्य क्या बनता है? संबंधन। और संबंधवाद के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक। लेकिन अस्वाभाविक क्रिया के प्रति जो होती है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया। और अनुक्रिया से क्या होता है? अनुबंध। और अनुबंध कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो एस टाइप और एक कौन सा? आर टाइप। एस टाइप अनुबंधन को देने वाले कौन थे? पावलोव, अर्थात उद्दीपन के प्रति अनुबंधन करवाया था। और आर टाइप अनुबंधन को देने वाले कौन थे? स्किनर थे। क्योंकि स्किनर ने किसके प्रति क्रिया करवाई थी? पुनर्बलन। और पुनर्बलन को क्या लिखते हैं? आर। इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। ये इस प्रकार, इस चार्ट से आप व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपको दिमाग में इसको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। प्रेरक मोटिव, इसको एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिया को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिया से पहले प्रलोभन या जो दिखाई देता है वो उद्दीपन। 2 प्रकार का, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। अनुक्रिया पर काम किसने किया था? पावलोव ने। प्रतिक्रिया पर काम किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो इन दोनों के मध्य बंध होता है उसे संबंध, अतः संबंधवाद के जनक कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक। लेकिन अनुबंधवाद के जनक कौन कहलाते हैं? पावलोव। अनुबंधन एक तो उद्दीपक से होता है और एक किससे होता है? पुनर्बलन। अतः अनुबंधन 2 प्रकार का हो गया। एस टाइप तो किसने दिया? पावलोव ने। और आर टाइप किसने दिया?
स्किनर ने। अब अभी मैं आपको बात कर रहा था तो बता रहा था कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, इन व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत उद्दीपक और अनुक्रिया पर काम किया गया, इसलिए इनको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। अब कुछ लोगों ने तो संबंध पर बल दिया, उसमें पुनर्बलन को काम में लिया, और कुछ ने पुनर्बलन को काम में नहीं लिया, इसलिए आगे जाकर ये दो प्रकार के हो जाते हैं। अपुनर्बलनीय, यहां पर यह शब्द आएगा अपुनर्बलनीय, यानी जिसमें पुनर्बलन को काम में नहीं लिया हो। तो पुनर्बलन को जिसमें काम में नहीं लिया उसमें एक तो गुथरी और एक पावलोव आता है। तो देखो, व्यवहारवादी सिद्धांत को क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य संबंध पर क्या दिया? बल। और संबंध में कुछ ने तो पुनर्बलन को काम लिया और कुछ ने पुनर्बलन को काम में नहीं लिया। तो पुनर्बलनीय सिद्धांत में थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और मिलर का नाम आता है। इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया। अपुनर्बलन में गुथरी और पावलोव का नाम आता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से व्यवहारवादी कौन कौन है, कौन कौन नहीं है? तो व्यवहारवादी कौन हो गए? देखो, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, मिलर, गुथरी और पावलोव, ये सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। अब व्यवहारवादियों के भी कितने ग्रुप हो गए? दो हो गए, पुनर्बलनीय सिद्धांत और अपुनर्बलनीय सिद्धांत। कौन कौन से हैं? तो देखो, पुनर्बलनीय जो सिद्धांत है, इस पुनर्बलनीय सिद्धांत में किस किस का नाम आता है? पुनर्बलनीय सिद्धांत में नाम आ जाता है किस किस का? एक तो आ जाता है स्किनर, थॉर्नडाइक और हल और मिलर। और यहां पर कौन सा है? ये पुनर्बलन सिद्धांत। अपुनर्बलन जो सिद्धांत है उसमें किसका नाम आ रहा है? गुथरी और पावलोव। पुनर्बलनीय सिद्धांत में थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और मिलर। ये सिद्धांत कौन से थे? व्यवहारवादी सिद्धांत। प्रश्न बनता है कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी है, कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी नहीं है? यहां दिखाई दे रहा है आपको। आगे देखिए आप, इधर यहां पर लिखा हुआ है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत यहां तो उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य क्या करवाया जाता है? संबंध। लेकिन यहां पर अनुक्रिया को नहीं मानकर उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं इनको, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के संबंध पर बल नहीं दिया जाता, अपितु यहां पर उद्दीपक के ऊपर बल दिया जाता है। इसी संज्ञानवाद को दो भागों में ये आगे जाकर बढ़ जाता है। एक तो क्लासिकी संज्ञानवाद सिद्धांत, जिसमें गेस्टाल्ट का सिद्धांत आ जाता है, कोहलर का, पियाजे का सिद्धांत आ जाता है, लेविन का सिद्धांत आ जाता है, टोलमेन का सिद्धांत आ जाता है। मॉडर्न कॉन्गेटिव थ्योरी जो है, आधुनिक सिद्धांत, अब इस आधुनिकी संज्ञानवाद को आगे जाकर नाम दे दिया जाता है निर्मितवाद। इसे ही क्या कह देते हैं अपन? निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रूनर, आसुवेल, सूचना प्रक्रम सिद्धांत और बांडुरा का सिद्धांत आ जाता है। तो देखो, ये कौन से थे? आधुनिक संज्ञानवादी यानी निर्मितवादी। ये कौन से थे? क्लासिक संज्ञानवादी। ये कौन से हैं? व्यवहारवादी। व्यवहारवादियों में भी कौन सा? पुनर्बलन के सिद्धांत, अपुनर्बलन का सिद्धांत। इस चार्ट से आप सिद्धांतों का वर्गीकरण समझ सकते हो। जहां से प्रश्न पूछा जाता है, अब बिल्ली पर प्रयोग किसने किए, नियम कितने थे, बहुत पुरानी बात हो गई। प्रश्न अगर वो घुमाएगा तो यहां से घुमाएगा। तो देखो, अधिगम के सिद्धांत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध पर जोर दिया जाता है। दो प्रकार के हैं, पुनर्बलनीय, अपुनर्बलनीय। पुनर्बलनीय किसने दिए, अपुनर्बलनीय किसने दिए? संज्ञानवाद भी दो प्रकार का, एक तो क्लासिकल और एक कौन सा? आधुनिक। लीजिए साहब यहां तक का स्क्रीनशॉट, फिर इसी चीज को आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बात कर रहे हैं अपन अधिगम के जो सिद्धांत हैं, उन अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण की। अगला बात आता है अधिगम के उपागम। बहुत साधारण है साहब। देखिए इधर, अधिगम के उपागम क्या होते हैं इसको समझना। तल का मतलब होता है ऊपरी छोर, अर्थात ऊपरी सतह पर सीखना, तल उपागम हो गया, बॉटम अप्रोच।
नीतल, ये तल और तल के नीचे का भाग क्या कहलाएगा? नीतल गहन उपागम, अर्थात गहराई से सीखना। छोटी क्लास के बच्चों के ऊपर ऊपर सिखाया जाता है तो तल उपागम चलता है। बड़ी क्लास में बहुत डीपली नॉलेज दी जाती है तो कौन सा? नीतल उपागम। जैसे आप अभी मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, कौन से उपागम से पढ़ रहे हो? नीतल से, समझ के पढ़ रहे हो। और कार्य नीति उपागम, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। इन्हीं तीनों उपागम के आधार पर तीन विचारधाराओं ने जन्म लिया। कौन कौन सी? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी। तो इस संज्ञानवाद से निर्मितवाद का जन्म हुआ था। अब देखो, व्यवहारवादी विचारधारा के सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले लिखे अपन ने। व्यवहारवादी क्या करवाते हैं साहब? उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या करवाते हैं? संबंध करवाते हैं। और उद्दीपक और अनुक्रिया में कुछ तो किसको काम में लेते हैं? पुनर्बलन को काम में लेते हैं, और कुछ पुनर्बलन को काम में नहीं लेते हैं। पुनर्बलन को काम में लेते हैं, कुछ पुनर्बलन को काम में नहीं लेते हैं। तो पुनर्बलनीय सिद्धांत किस किस के, अपुनर्बलनीय सिद्धांत किस किस के, थोड़ी देर पहले ही बात की अपन ने। पुनर्बलनीय किस किस के? इसमें नाम आ जाता है किसका? थॉर्नडाइक। इसी में नाम आ जाता है किसका? हल। इसी में नाम आ जाता है कौन? स्किनर। इसी में नाम आ जाता है कौन सा? गुथरी। यहां पर एक नाम तो आ जाता है पावलोव और गुथरी। थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, और यहां पर गुथरी को हटा देते हैं अपन। थॉर्नडाइक, स्किनर और हल, इस जगह आ जाता है कौन सा? गुथरी। यहां से प्रश्न बन गया। अब देखो, इनके आधार पर पहली विचारधारा। दूसरी संज्ञानवादी, कितनी? दो प्रकार की। एक तो क्लासिक संज्ञानवाद और एक कौन सा? मॉडर्न संज्ञानवाद। मॉडर्न संज्ञानवाद में आ जाएंगे ब्रूनर आदि, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आधुनिक संज्ञानवाद और क्लासिक संज्ञानवाद, इसी को अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। अर्थात ये दोनों प्रकार से, ये वाले इस प्रकार के उपागम से समझाने की कोशिश करते हैं। व्यवहारवादी तल उपागम पे आधारित चलते हैं और संज्ञानवादी नीतल उपागम के आधारित पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात की अपन ने किसकी? अधिगम के उपागम। अधिगम के उपागम तीन, और इनसे कितने प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया? तीन प्रकार की विचारधाराओं ने यहाँ पर आपके सामने दिखाई देती है। आगे बात करते हैं। अब इन तीनों प्रकार की विचारधाराओं से प्रश्न कैसे बनता है, इसकी बात अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखो, सामने लिखा हुआ है कौन सा? व्यवहारवाद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? संज्ञानवाद। इस जगह क्या लिखा हुआ है? निर्मितवाद। अर्थात व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन की क्रिया द्वारा सीखा जाता है, व्यवहारवादी बोलते हैं। संज्ञानवादी बोलते हैं कि अधिगम एक मौलिक क्रिया है जो सूझ द्वारा की क्रिया द्वारा सीखा जाता है। अर्थात ये सूझ के ऊपर जोर दे रहे हैं, जिसे कहते हैं अपन अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि किससे उत्पन्न होती है? संज्ञान से। सूझ का मतलब अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि किससे उत्पन्न होती है? संज्ञान से। और संज्ञान जो है उसमें उद्दीपक काम करता है। जबकि निर्मितवादी क्या कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होता है, जिसे मानसिक क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये इन दोनों का मिश्रण है। व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम क्या होता है? दैहिक। ये कहते हैं क्या होता है? संवेदी या मानसिक। और ये कहते हैं कि दोनों ही होता है, अर्थात तो मनोशारीरिक होता है। एक बार क्वेश्चन सेम यहीं से आया था, इसी जगह से। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अधिगम होता है या नहीं होता है। ऑप्शन था पहला दैहिक, दूसरा संवेदी, तीसरा था मनोशारीरिक। तो इसमें यह आंसर माना था। ये व्यवहारवादी क्या करते हैं? उद्दीपन, अनुक्रिया आदि को काम में लेते हैं। अतः कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अभ्यास के द्वारा। संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है, क्योंकि सूझ अचानक उत्पन्न होती है अंतर्दृष्टि से। यह कहते हैं कि नहीं, अधिगम तत्कालीन न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ा होता है। तो पहला प्रश्न तो यह पूछा जाए कि व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन द्वारा सीखा जाता है कौन सी विचारधारा? व्यवहारवाद। सूझ के द्वारा सीखा जाता है संज्ञानवाद। मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखा जाता है निर्मितवाद। अधिगम दैहिक होता है, कौन सी विचारधारा? व्यवहारवाद।
संवेदी होता है कौन सी विचारधारा? संज्ञानवाद। निर्मितवाद कहते हैं मनोशारीरिक होता है। यहां तक की बात हो गई। ये कहते हैं कि अधिगम क्या होता है? यंत्रवत। ये कहते हैं कि नहीं, संज्ञान पर आधारित होते हैं। और ये कहते हैं किसके आधारित होता है? कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो देखो वो तल उपागम, नितल, और ये दोनों का मिश्रित। व्यवहारवादी उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा आदि पर जोर देते हैं, जबकि ये प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि, सूझ, संज्ञान पर जोर देते हैं और मस्तिष्क में अर्थ स्पष्ट करने पर जोर देते हैं। कौन से? निर्मितवादी। इसमें कौन से विद्वान? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी आदि मनोवैज्ञानिक आएंगे। इसमें बांडुरा और गेस्टाल्टवादी, जिनमें नाम आता है कोहलर, वर्दीमर, कोपका, कुर्तलेविन, टोलमैन, जीन पियाजे आदि नाम आते हैं। और इसमें जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की आदि आते हैं। तो देखो कौन सी विचारधाराएं? 3 विचारधाराएं। कौन कौन सी? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद की अपन ने यहां पर बात की। लीजिए साहब इसका स्क्रीन शॉट। तो अभी तक अपने बात हुई अधिगम में। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो देखिए इसमें अपन अभी तक जो पढ़ चुके वो मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में। सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो मनोवैज्ञानिक और एक वातावरणीय। इसको विस्तार से पढ़ा। फिर अपन ने यहाँ पर बात की किसकी? अधिगम के अनुक्षेत्र 3, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। फिर बात की अपन ने यहाँ पर अधिगम के प्रकार आशुवियल के अनुसार 4 प्रकार: अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और खोजपूर्ण। फिर यहाँ पर बात की अपन ने अधिगम की विधियाँ, यानी कि विराम, अविराम, पूर्ण, हंस और अभिप्राय और प्रसंगात्मक। फिर बात की अपन ने अधिगम के सिद्धांत की यहाँ पर कैटेगरी को समझा, जो वेरी मोस्ट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। और फिर बात की अपन ने अधिगम के उपागम और फिर यहाँ पर विचारधाराओं की। अगली क्लास में अपन अधिगम के सिद्धांत शुरू करेंगे और अधिगम के सिद्धांत शुरू करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, उनकी बात अपने अगली क्लास में होगी। तो बनी रहिए आप दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ में। हम आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बस आवश्यकता है आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जाकर अप्लाई करें और अपनी कमजोरी को परीक्षा से पहले ही आप दूर करें। मैं हरिओम पांचाल आज की क्लास में यहीं विराम लेता हूं। अगली क्लास में मिलेंगे अधिगम के सिद्धांत के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।